नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम पढ़ रहे थे दिसंबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रादेशिक परिदृश्य का कुछ पोर्शन कर लिया था। आज हम उसके लास्ट पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में खेल परिदृश्य और जो मिसलेनियस हमारा जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज आपकी मैगजीन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ऑलमोस्ट क्या पूरी ही कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसके कंप्लीट होने के बाद में हम पीडीएफ जो है आज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एक किसी ने कमेंट किया था रेडीनेस जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग को लेकर के। तो देखिए वो शायद गलती से बोलने में आ गया, लेकिन जो फर्स्ट अगर आप वीडियो देखेंगे वन लाइनर वाला, तो उसमें देखिएगा कि मैंने बताया है इंडिया की जो रैंकिंग है वो 49th है, 60th नहीं है। 60th जो रैंक थी इसकी ये 2023 के अंदर थी। और अभी जो है रैंक इंप्रूव होकर के 49 हो गई है। तो ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, हो सकता है कि बोलने में गड़बड़ हो गई हो। तो एक छोटा-सा करेक्शन था कि हमारा जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक जो है इस साल 49th है और पिछले साल 60th थी। ये आपको याद नहीं रखनी, इस बार वाली ध्यान रखनी, 49th रैंक जो है वो है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पुष्कर मेला। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो पुष्कर में आप ये ध्यान रखिएगा पुष्कर मेले में कि ये जो है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। और आपने देखा होगा कार्तिक स्नान जिसको हम कार्तिक नहाना भी कहते हैं, तो कार्तिक स्नान का काफ़ी महत्व है। और उसके अगर जो पूरा मास नहाता है तो उसका भी महत्व है, लेकिन जो लास्ट के 5 दिन होते हैं उसको पंचतीर्थ बोलते हैं, उसका भी स्नान का महत्व माना जाता है। तो उसमें जो लास्ट दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन जो है दीपदान वगैरह जो है वो सब किए जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है, तो कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बूंदी उत्सव। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ देखिए राज्य स्तरीय जल उत्सव देखिए, ये नीति आयोग के द्वारा जो है देश के 20 राज्यों में जो 20 आशान्वित जिले हैं वहाँ पर जो है इसको आयोजित किया गया है। अब इस जल उत्सव में कहाँ कितने जिले हैं वो छोड़िए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि हनुमानगढ़ जिले का जो आशान्वित ब्लॉक है संगरिया, उसका इसके अंदर चयन किया गया है जल उत्सव के लिए। बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखिएगा फैक्ट, कि जल उत्सव के लिए हनुमानगढ़ से संगरिया का चयन जो है वो किया गया था। तो ये नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया। फिर देखिए खेल परिदृश्य, राजस्थान से क्या इम्पोर्टेंट है खेल परिदृश्य की दृष्टि से। तो देखिए बिहार का एक प्लेयर है जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी, 13 साल का ही मात्र है। इनकी आईपीएल में जो है राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए ये खेलेंगे और सबसे ज़्यादा इनकी 1.110 करोड़ जो है 1 करोड़ 10 लाख में जो है इनकी नीलामी इसके अंदर हुई है। और इसके जो चयन करता है राजस्थान रॉयल्स के मतलब जो कोच हैं वो है राहुल द्रविड़। तो ये थोड़ा-सा इनका नाम ध्यान रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी का राजस्थान रॉयल्स के लिए। फिर देखिए यहाँ पर पाई स्कूल ओलंपिक्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट है मोनिका श्योराण, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये हनुमानगढ़ जिले के भादरा की रहने वाली हैं और इन्होंने इस बार वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, ठीक है, जो कि अल्बानिया के तिराना में आयोजित की गई थी। ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, इसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पिछली बार भी इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था, इस बार दोबारा इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो नाम ध्यान रखना है मोनिका, और ये हनुमानगढ़ जिले से हैं। और कांस्य पदक विजेता है किसमें, रेसलिंग में, रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। क्योंकि देखिए इस बार क्या है, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इस तरीके के जो है जो ज़्यादा चर्चित होते हैं उनको नहीं पूछते हैं, जो कम उसमें होते हैं उसको उस प्लेयर का नाम पूछ लिया जाता है। तो पर्सन इन न्यूज़ हमारे क्योंकि एक सिलेबस का टॉपिक है, तो थोड़ा इसलिए आपको ध्यान रखना है मोनिका श्योरन का नाम। फिर देखिए नेक्स्ट है विविध के अंदर नीड हेल्प क्या है, तो संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप में महिला सुरक्षा के लिए मदद चाहिए फीचर दिया गया है। यानी कि नीड हेल्प क्या है, तो महिला सुरक्षा के लिए एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पंच गौरव क्या है, तो देखिए ये राज्य स्तरीय जो है एक कार्यक्रम है जिसके के अंदर राज्य सरकार ने हर जिले के अंदर जो उसकी उपज है, यानी एक उपज एक क्या लिखा है वानस्पतिक वानस्पतिक प्रजाति, वेजिटेशन सॉरी, और एक उत्पाद एक पर्यटन पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंच गौरव कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने एक जिला एक उत्पाद पढ़ा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसी तरीके से हर जिले के अंदर किसी एक उपज को, किसी एक वेजिटेशन को, उसकी प्रजाति को, किसी प्रोडक्ट को, पर्यटन स्थल को और खेल को विशेष रूप से फोकस किया जाएगा ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के में जो है उसको अलग से पहचान मिल सके। यानी कि एक तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट का भी डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए नोडल विभाग आपको सिंपल सी चीज़ है कि अगर वन विभाग से संबंधित है तो भई प्रजाति है तो वन विभाग, टूरिज़्म से रिलेटेड है तो उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, और इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उद्योग विभाग, खेल से रिलेटेड है तो खेल विभाग, ये सब इसके नोडल के रूप में कार्य करेंगे। तो ये थोड़ा
कार्यक्रम का ध्यान रखिएगा। पंचगौरव का मतलब क्या है कि हर एक ज़िले के अंदर एक उपज, एक वेजिटेशन की प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक खेल, इसको विशेष रूप से फ़ोकस किया गया है। ये मेरे से बोला नहीं जा रहा आज। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024। तो देखिए, जो डिजिटल राजस्थान यात्रा है, ये जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इस यात्रा को जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर से इस यात्रा को जो है वो किया जाएगा। और इसमें जो है सूचना विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से इंक 42 की पहल के तहत स्टार्ट किया गया है। तो इंक 42 पहल जो है, ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और इसमें क्या होगा, उद्देश्य इसका बेसिकली ये है कि जो इंटरनेट और प्रौद्योगिकी का जो असर है जीवन पर, राजस्थान के लोगों पर, उसको जो है वो उजागर करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। फिर देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट, रोबोटिक डॉग। जो मैंने नहीं पढ़ा है वो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको नहीं पढ़ना है इसको। यहाँ देखिए रोबोटिक डॉग्स क्या हैं। तो अभी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो जैसलमेर में है, वहाँ भारतीय सेना की तरफ से जो है एक सैन्य अभ्यास किया गया है। उसमें इन रोबोटिक डॉग्स को इंक्लूड किया गया है। ये रोबोटिक डॉग्स का नाम यहाँ पर है रोबोटिक म्यूल। क्या नाम है? रोबोटिक म्यूल, यानी रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। तो ये जो है ये जो डॉग्स होते हैं, ये वाईफ़ाई से संचालित होंगे और इसमें 4G टेक्निक से भी 4G जो हमारा इंटरनेट होता है उससे भी संचालित होते हैं। और ये क्या करेंगे, बर्फ़, रेगिस्तान, ऊबड़-खाबड़ ज़मीनें, ऊँचाई वाले जो इलाके हैं, तो उसमें हर बाधा को ये पार करने में सक्षम है। इसलिए इनको इस बार इस अभ्यास में शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले म्यूल का फुल फॉर्म क्या है, रोबोटिक म्यूल का, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है ये। और ये क्या है, तो ये सेना को सहायता करने के लिए इनको जो है वो यूज़ किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट उत्तर प्रदेश वाली न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ वन लाइनर्स देखिए। वन लाइनर्स में है, राज्य का पहला एडवांस टेक्नोलॉजी का मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है झालाना डुगरी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, साबरमती रिपोर्ट ये। फिर देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ जो है, वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान के कौन से रेलवे स्टेशन पे जो है वो किया गया है? तो दुर्गापुरा जयपुर में, बाड़मेर और फालना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दुर्गापुरा, बाड़मेर और फालना के अंदर जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो शुभारंभ किया गया। फिर देखिए प्रधानमंत्री ने किस मिशन के तहत प्रदेश के भरतपुर, धौलपुर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया है? तो ये क्रिटिकल जो केयर ब्लॉक्स है, इसका जो शिलान्यास है, ये पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत किया है। और उसके बाद में जितनी भी ये खबरें हैं, ये इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर राज सखी पोर्टल क्या है? तो हमारी जो राज्य सरकार है उनके द्वारा 45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या स्वयं सहायता जो समूह सदस्य हैं, उनको आर्थिक संबल देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। तो अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ राज सखी पोर्टल, तो ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको आर्थिक संबल देने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये क्या है? तो राज्य में प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित होने वाले किस अभियान दिवस के अवसर पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सक या स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा विशेष जांच सुविधाएं प्रदान की जाती है? तो ये जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो है, ये जो जांचें होती है, ये फ्री में जो है महिलाओं की जाती है, गर्भवती महिलाओं की जाती है। तो ये थोड़ा अभियान के बारे में ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। फिर एक ये सब तो काम का नहीं है यहाँ पे। हुँ, ये इतना भी आप ये मत सोचिएगा कि ये पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाया इसलिए नहीं कि काम का नहीं है। यहाँ देखिए अब क्या है, इसको क्या है, इसमें जो है लिखा है जनाना अस्पताल का नाम यशोदा अस्पताल रखा जाएगा। ये सब इतना एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्किप किया है। अब चलते हैं पुरस्कार और सम्मान वाले पोर्शन पे। तो यहाँ देखिए डेनमार्क की विक्टोरिया कज़ेर जो हैं, उनको मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब दिया गया है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया और कहाँ से हैं? डेनमार्क से हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत में से हमारे जो है रिया सिंघा अहमदाबाद की जो हैं, उन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व किया था और जो है टॉप 30 के अंदर वो स्थान बनाने में सफल रही, उसके आगे ये बढ़ नहीं पाईं। अगर हम देखें मिस यूनिवर्स में, तो सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन, फिर लारा दत्ता, फिर हरनाज संधू जो हैं, 3 मिस यूनिवर्स हमारे यहाँ से बनी हैं। फिर नेक्स्ट देखिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो ये जो है विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बारेनबोइम, इनको ये दिया गया है। और फिलिस्तीन के जो शांति कार्यकर्ता है अली अबू अवाद, उनको ये संयुक्त रूप से जो है शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इसका थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा दोनों का। एक तो फिलिस्तीन के हैं और दूसरे जो हैं पियानो वादक हैं
तो ये जो डैनियल हैं, ये दुनिया के कुछ प्रमुख ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन और निर्देशन के लिए प्रसिद्ध हैं। पश्चिम एशिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने संगीत का सहारा लिया है। और फ़िलिस्तीन के जो शांति कार्यकर्ता हैं अली अब्बू, तो इन्होंने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फ़िलिस्तीन और इज़राइल के लोगों के साथ अथक प्रयास किए हैं। तो इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, अली अब्बू अवाद और दूसरे हैं डैनियल बोरनबोइम। ठीक है? ये कहाँ के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये फ़िलिस्तीन के हैं। फिर नेक्स्ट देखिए बुकर पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ब्रिटेन की साहित्यकार हैं जिनका नाम है सामंता हार्वे। इनको अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, ऑर्बिटल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों का जो दल होता है उसकी कहानी है। और इसमें एक उनको देखने का अलग दृष्टिकोण इसमें दिखाया गया है, तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें ये कुछ और चीज़ें भी है कि 2019 के बाद ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली महिला हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमको। और तो कुछ सब बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए सामंता हार्वे, ऑर्बिटल और यूके देश से ये संबंधित हैं, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट, कालिदास सम्मान। अब देखिए ऐसे तो कई सारे सम्मान हैं, कितने आपको सबके नाम याद नहीं रखने, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो कालिदास सम्मान है, इसके अंदर राजस्थान से किसको मिला है, तो सुश्री भानु भारती जो है, उनको नाट्य के लिए, ड्रामा के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, भानु भारती जो हैं, उनको राजस्थान से नाट्य के लिए ये पुरस्कार कालिदास सम्मान दिया गया है। फिर देखिए अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार बहुत नया पुरस्कार है, 2021 में ही इसको स्थापित किया गया है। तो ये पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं उनके जो उनका फाउंडेशन है, तो उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो इतना वैसे विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप फिर भी ध्यान रखना चाहें तो अनिल प्रधान का नाम ध्यान रखिएगा, रोहिणी नैयर पुरस्कार। फिर नेक्स्ट देखिए इरास्मस पुरस्कार, ये किसको दिया गया? तो भारतीय लेखक हैं अमिताव घोष, ये इंपॉर्टेंट है। अमिताव घोष अर्थशास्त्र पर इनकी किताबें हैं। तो इनको जो है, सॉरी अर्थशास्त्र नहीं, मैंने गलती से कहा इसको, जलवायु परिवर्तन के लिए जो है इनके जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को इनका जो लेखन है उसके लिए इरास्मस प्राइज़ इनको यहाँ पर दिया गया है। तो ये इरास्मस प्राइज़ जो है प्रीमियम इरास्मियन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इतना नाम ध्यान नहीं रखना, नाम इतना ध्यान रखना है, अमिताभ घोष, जलवायु परिवर्तन और इरास्मस प्राइज़, ठीक है? और ये जो है ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसने यूरोप और बाहर के मानवीय उसके बाहर जो भी व्यक्ति रहने वाला है, उसने मानविकी, सामाजिक, विज्ञान या कला के क्षेत्र में कुछ असाधारण योगदान दिया हो, उस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब क्योंकि ये भारत के हैं इसलिए हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इनकी किताबें कौन-कौन सी है? तो देखिए इनका उपन्यास है द शैडो लाइन्स। तो अब उपन्यास देख कर के पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, द शैडो लाइन्स किसकी है? तो अमिताव घोष की है। ठीक है? और फिर 2018 के लिए ये है, और इसको मैंने ऐसे याद किया अमिताभ बच्चन से, और जितने उनकी हाइट सबसे ज़्यादा है तो शैडो उतना लंबा बनता है, तो शैडो ऐसे करके मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो शैडो लाइन्स उपन्यास किसका है? अमिताभ घोष का है। फिर सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है, साहित्य में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, वो भी इनको दिया जा चुका है, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। अमिताभ घोष और द शैडो लाइन्स, और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया है, और अभी हाल ही में इरास्मस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसलिए ये नाम आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें तो बहुत सारे नाम हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2024 के क्या पुरस्कार हैं? अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2024 के पुरस्कार, तो ये जो है हॉकी महासंघ के पुरस्कार हैं। हॉकी के प्लेयर्स में हमारे 2 जो प्लेयर्स हैं उनको भी ये पुरस्कार मिले हैं, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। पहले तो देखिए हरमनप्रीत सिंह है, और दूसरे जो है हमारे गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश, ठीक है? तो जो हरमनप्रीत सिंह है उनको तो प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, और जो पीआर श्रीजेश है उनको गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन हमें भारत के 2 प्लेयर्स के नाम ध्यान रखने हैं, हरमनप्रीत सिंह और प्रियार श्रीजेश। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार है, ये इसलिए आपको नाम जो है इनके दोनों के ध्यान रखने हैं, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, बैलोन डी और पुरस्कार। तो ये देखिए स्पेनिश के फुटबॉल खिलाड़ी, ये मैंने आपको फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि हम हमेशा सोचते हैं कि भाई फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो होंगे या फिर लियोनेल मेसी, इन 2 ही नाम को हम ज़्यादा जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पुरस्कार है बैलोन डी पुरस्कार, ये जो है स्पेनिश खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोड्रिगो हर्नांडेज़, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, और 1960 के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी हैं। तो इनका रोड्री का नाम ध्यान रखिएगा। कौन-सा पुरस्कार मिला है? तो बैलोन डी पुरस्कार इनको यहाँ पर दिया गया है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे, अच्छा ये देखिए यहाँ पर, ये वार्षिक रूप से दिया जाता है, एनुअली ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, शक्तिकांत दास को केंद्रीय बैंकर पुरस्कार दिया गया है। अब तो देखिए कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं, नए गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा बने हैं, आज के न्यूज़पेपर की ये खबर है। तो संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के ही हैं, आईएएस अधिकारी हैं, 3 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। शक्तिकांत दास जो है इनको ये ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है और लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें विश्व स्तर पर केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब से ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, अब संजय मल्होत्रा जो है नए आरबीआई के गवर्नर हो गए हैं, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। और ए प्लस रेटिंग ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अब। ये एसबीआई के सर्वश्रेष्ठ बैंकर वाला पुरस्कार ये काम का नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। अ, श्री श्री रविशंकर जो है इनको फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। श्री श्री रविशंकर को आप जानते ही हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक है, योग और साधना से ही जुड़े हुए हैं। फिजी का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया है। फिर कुलदीप नायर पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पत्रकारिता वाला, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं हम खेल परिदृश्य के ऊपर, इसमें देख लेते हैं क्या-क्या इम्पोर्टेंट खबरें हैं। फिर देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स के अंदर सबसे पहला हम पढ़ेंगे टेनिस से रिलेटेड खबरें, और ये है सबसे पहली खबर है डेविस कप। तो हमें ये पता हो कि डेविस कप क्या है, तो ये टेनिस से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इटली ने लगातार दूसरी बार पुरुषों की टीम टेनिस के डेविस कप का विजेता ये रहा है। इटली जो है, जो पुरुषों की टीम टेनिस होती है उसके अंदर दूसरी बार जो है ये विजेता रहा है। इसने किसको हराया है? तो नीदरलैंड को हरा करके जो है इटली ने इस खिताब को, डेविस कप को जो है वो जीता है। ये आयोजन कहाँ पर हुआ? तो स्पेन के मलागा के अंदर जो है ये हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर, वर्ष 2024 के डेविस कप के लिए फाइनल मुकाबला नीदरलैंड्स और इटली के मध्य स्पेन के मलागा में आयोजित किया गया और इसके अंदर जो है इटली ने लगातार इसको जो है दूसरी बार जीता है। और सबसे ज़्यादा बार देखें तो 124 वर्ष पूर्व शुरू हुए इस टूर्नामेंट को अब तक 16 टीमों ने ही जीता है। सबसे ज़्यादा बार इसको अमेरिका ने जो है वो जीता है। तो अभी किसने जीता है डेविस कप? इटली ने जीता है, किसको हरा करके? नीदरलैंड्स को। आयोजन कहाँ पे हुआ? स्पेन के अंदर हुआ। इतना हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें कहते हैं ना, फैक्ट्स याद रखिए और उसको फैक्ट्स को इतना दिमाग में रखिए, एग्ज़ाम तक तो हालाँकि आपको रखना ही पड़ेगा उसको, ताकि आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकें, जो आपके स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है उसको एलिमिनेट करने के काम आए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट है बिली जीन किंग कप, ये महिला टेनिस से जुड़ा हुआ है। बिली जीन किंग कप, ठीक है? नाम ध्यान रखिएगा, महिला टेनिस से जुड़ा है। इसका आयोजन भी स्पेन के मलागा में हुआ है और इसके अंदर जो है फाइनल मुकाबले में इटली ने स्लोवाकिया को जो है 2-0 से हराकर 5वीं बार ये टूर्नामेंट जीता है। तो इटली ने 11 वर्ष के बाद ये खिताब जीता। तो इटली ने देखिए यहाँ पर डेविस कप भी जीता है और इटली ने ये बिली जीन किंग जो कप है, यानी कि इस बार किंग है इटली। तो इटली ने दोनों कप जो है टेनिस में यहाँ पर जीते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमको। ये ठीक है, इतनी ही बात इसको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बिली जीन किंग कप है इसको फेड कप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मैंने इसको टिक नहीं कर रखा है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको फेड कप के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखते हैं पुरुषों का एटीपी टूर्स फाइनल्स। फिर देखिए पुरुषों का एटीपी टूर फाइनल्स जो है ये इटली के ट्यूरिन में खेला गया और इसके अंदर जो सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त पुरुष खिलाड़ी होते हैं वो इसके अंदर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ देखिए, एटीपी टूर फाइनल्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का सत्र का अंतिम टूर्नामेंट होता है। हमेशा इसको नवंबर में आयोजित किया जाता है और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 8 खिलाड़ी हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की एकल स्पर्धा में भाग लेते हैं, जबकि युगल स्पर्धा में 8 जोड़ियां टूर्नामेंट में शामिल की जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे लास्ट टूर्नामेंट होता है, नवंबर में आयोजन किया जाता है। सबसे ज़्यादा बार जो है इसको नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है इसका एकल खिताब सबसे ज़्यादा 7 बार जीता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर जो है एटीपी के इस वर्षांत टूर्नामेंट का एकल खिताब जो है इटली के जेनिक सिनर ने जीता है और अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा करके जीता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। जेनिक सिनर का ये टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी हैं और इन्होंने इसको जो है एटीपी टूर फाइनल्स का जो ये खिताब है ये इन्होंने यहाँ पर जीता है। तो ये थोड़ा-सा नाम आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए डब्ल्यूटीए फाइनल्स कोको गाफ जो है वो चैंपियन बनी है। तो विमेन टेनिस एसोसिएशन के रियाद सऊदी अरब में जो फाइनल्स हुए हैं उसमें अमेरिका की जो कोको गाफ है उन्होंने एकल खिताब जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी वरीयता प्राप्त है ये। 20 वर्षीय खिलाड़ी है और पहली बार जो है इन्होंने चीन की जैंग क्विन को हरा करके पहली बार डब्ल्यूटीए फाइनल्स का एकल खिताब जो है इन्होंने जीता है। तो अमेरिका की कोको गाफ
टेनिस खिलाड़ी हैं, नाम ध्यान रखना है। और क्या जीता है, तो विमेन टेनिस एसोसिएशन का जो खिताब सॉरी जो आयोजन किया गया था, जो कि सऊदी अरेबिया के रियाद में किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आजकल क्वेश्चन इसी प्रकार के बन रहे हैं। जो ज़्यादा चर्चित होती है चीज़ें वो नहीं पूछते हैं, वो लीक से हट कर के पूछ रहे हैं। तो मतलब एक ट्रिवियल फैक्ट्स वाली चीज़ें पूछ रही हैं, तो वो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। ये रियाद में कहाँ पर हुआ है? रियाद के अंदर सऊदी अरब में हुआ है। विमेन टेनिस एसोसिएशन का है। और जो अमेरिका की कोको गॉफ है, उन्होंने इसको चीन की जो खिलाड़ी है उसको हरा करके जो है वो जीता है। फिर यहाँ देखिए कोको गॉफ 10 वर्ष बाद चैंपियन बनने वाली पहली अमेरिकी खिलाड़ी है। उनसे पहले 2014 में सेरेना विलियम्स ने ये खिताब जो है वो जीता था। और गाफ ने वर्ष 2004 में मारिया शारापोवा के बाद ये खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ये बनी है। तो 20 वर्षीय ये हैं और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इससे पहले मारिया शारापोवा थी रशिया की, जिन्होंने इस खिताब को जीता था। तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट बात हुई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो देखिए भारत के जो युवा मुक्केबाज हैं उन्होंने कोलोराडो यूएसए में आयोजित पहले अंडर 19, देखिए पहला है, पहली चीज़ क्या है, पहला, फर्स्ट है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो हम मुक्केबाजी पढ़ रहे हैं, बॉक्सिंग का चैंपियनशिप है, कहाँ अंडर 19 आयोजित की गई है? तो कोलोराडो यूएसए के अंदर इसको आयोजित किया गया है। और भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल 17 पदक है, लेकिन स्वर्ण पदक कितने हैं? तो 4 स्वर्ण पदक भारत ने जो है वो यहाँ पर जीते हैं। तो स्वर्ण पदक में देखिए यहाँ पर जो है कृष्णा वर्मा, पार्थिव ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सागवान, तो इनके नाम ध्यान रखिएगा। स्वर्ण पदक पदक विजेताओं के तो थोड़े से नाम आप ध्यान रख सकते हैं। कृषा, पार्थवी, वंशिका और हेमंत, ये जो हैं सारे के सारे स्वर्ण पदक विजेता हैं। और अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोलोराडो यूएसए के अंदर किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है और 4 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। ये काम की बात थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नीरज गोयत ने जीता सुपर मिडलवेट खिताब। तो यहाँ देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल रैंकिंग में स्थान बनाने वाले पहले भारतीय बॉक्सर है कौन? नीरज गोयत। इन्होंने 15 नवंबर को अर्लिंगटन टेक्सास अमेरिका के एटीएनडी स्टेडियम में ब्राजील के विंडरसन नून्स को हराकर सुपर मिडलवेट जो है फाइट जो है वो जीती है। ये शायद न्यूज़पेपर में भी आया था। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, नीरज गोयत। और इन्होंने कहाँ पर रैंकिंग बनाई है? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल में रैंकिंग बनाने वाले पहले भारतीय बॉक्सर ये बने हैं। नीरज का नाम आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो टेक्सास अमेरिका के अंदर थी। ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मनदीप जांगड़ा ने जीता सुपर फेदरवेट विश्व खिताब। तो ये क्या है? तो ये भी एक बॉक्सर है, पेशेवर मुक्केबाज है। और इन्होंने है ब्रिटेन के कोनोर मैकिन्टोश को हरा करके विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाले पहले पेशेवर भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। तो अगर आपको प्लेयर का नाम देकर के पूछे मनदीप जांगड़ा किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बॉक्सिंग से संबंधित है। और ऊपर हमने नीरज गोयत का नाम पढ़ा, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। और इन्होंने जो है अ, ये जो है क्या कहते हैं, जो पेशेवर फाइट है, पहला भारतीय बॉक्सर जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल रैंकिंग में स्थान बनाने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बने हैं नीरज गोयत, इनका नाम ध्यान रखना है। फिर है मनदीप जांगड़ा, इनका नाम ध्यान रखना है, जो पेशेवर मुक्केबाज हैं। और इन्होंने सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जो है वो जीता है। तो दोनों के खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं हॉकी में। अब देखिए कुछ खेल हैं जिसमें कि भारत का दबदबा बहुत ज़्यादा है। एक तो शतरंज है और दूसरा है हॉकी, ठीक है? तो यहाँ देखिए कि महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफ़ी, ये इसमें भारत लगातार दूसरी बार विजेता रहा है। अब तक 3 बार जीत चुका है, लेकिन लगातार जो है दूसरी बार जीता है। 2016 में भी भारत जीता था, 2023 में और इस बार 2024 में, ठीक है? ये भारत ने जीता है। हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? 3 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि भारत ने इसको जीता है। दूसरी बात ये है कि बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया गया। ये 8वाँ एशियाई चैंपियनशिप हॉकी कप था। तो इससे पहले 7 कप अन्य जगह हो चुके हैं, लेकिन 8वाँ जो ये एशियाई कप है, ये हमारे बिहार के राजगीर में, जो यहाँ का स्टेडियम है, नाम देखिए इसका, राजगीर हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पर इसको खेला गया। तो इसको यहाँ पर भारत में खेला गया और भारत के ही खिलाड़ियों ने इसको जीता है। तो भारत ने किसको हराया है यहाँ पे? तो चाइना को हरा करके इस खिताब को जीता है। और हमारे यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है दीपिका सहरावत को। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये दीपिका सहरावत किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। और महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है, इसमें लगातार दूसरी बार जो है वो भारत ने इस खिताब को जीता है। 2016 में जीता था, 2023 में जीता था और 2024 में इस बार लगातार इसको जीता है। कहाँ पर प्ले किया गया है? तो इसको जो है बिहार के राजगीर के अंदर जो इसको खेला गया है।
तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो है नेक्स्ट अपना है पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024। उड़ीसा इसमें विजेता रहा है। तो पुरुषों की जो सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप है हॉकी से संबंधित, ये जो है अ, इसका आयोजन जो है तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया और उड़ीसा ने 2 बार के चैंपियन हरियाणा को हरा करके इसको जीता है। तो इतना ही ध्यान रखना है कि इसको जीता किसने? उड़ीसा ने जीता है और तमिलनाडु में जो है इसका आयोजन किया गया है। उड़ीसा का ये टूर्नामेंट का पहला खिताब है। ठीक है, इतनी बात ध्यान काम की बात इतनी ही थी इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट है तीरंदाज़ी आर्चरी। इसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीती ओपन में ने जीटी ओपन में जीता स्वर्ण पदक। ये जीटी ओपन जो है ये आर्चरी से संबंधित है और इसको जो है ज्योति सुरेखा वेनम ने जीता है। तो ये ज्योति सुरेखा वेनम का नाम ध्यान रखिएगा, ये तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है। ठीक है? और यहाँ पर देखिए तीरंदाजी में वर्तमान एशियाई खेल की चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका नाम ध्यान रखना है। ज्योति सुरेखा किससे संबंधित है? तीरंदाजी या आर्चरी से संबंधित है। फिर देखिए नेक्स्ट है बिलियर्ड्स, स्नूकर। स्नूकर के अपने एक ही खिलाड़ी हैं जिनका अपने को नाम हमेशा बार-बार सुनने को मिलता है, वो है पंकज अडवाणी। तो पंकज अडवाणी ने रिकॉर्ड 28वां वर्ल्ड खिताब जो है अपने नाम किया है। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स व स्नूकर फेडरेशन के द्वारा दोहा के अंदर जो है ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें 28वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जीता है इन्होंने, किसने? पंकज अडवाणी ने। और ये लगातार उनका इस साल का 7वां खिताब है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात है। पहला विश्व खिताब इन्होंने 2016 में, फिर 2020 में, 21 में जीता था। तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि इस बार जो ये वर्ल्ड खिताब है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स का जो खिताब है, ये इन्होंने जो है वो जीता है। दोहा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। फिर ये शतरंज वाला, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं कुश्ती के अंदर, रेसलिंग में। तो रेसलिंग में देखिए 37वीं विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है? आर्मी की जो कुश्ती चैंपियनशिप है, इसको आर्मेनिया के ये येरेवन में जो है आयोजित किया गया है। तो ये वर्ल्ड सैन्य है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व कुश्ती है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। आर्मेनिया के येरेवन में इसको आयोजित किया गया। भारत ने इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुश्ती में भारत की रितिका हुड्डा ने महिलाओं में ये स्वर्ण पदक जीता है और ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। फिर देखिए भारत की ही ज्योति सिहाग जो हैं उन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो रितिका और ज्योति इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। एक ज्योति पीछे पड़ी थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम, ये तीरंदाजी से संबंधित है, लेकिन ज्योति सिहाग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये रेसलिंग यानी कि कुश्ती जो है उससे संबंधित खिलाड़ी हैं। और प्रियंका ने महिला वर्ग में कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। शुभम ने पुरुषों में, चंद्रमोहन और इसमें कांस्य कांस्य पदक वाले भी नहीं ध्यान रखें, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण पदक जीता है और रितिका हुड्डा जो है ये जीतने वाली दूसरी महिला हैं। तो ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे। अच्छा, इसमें देखिए भारत ने इस वर्ष पहली बार विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला दल को पहली बार भेजा है और पहली बार में जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किया है रितिका हुड्डा ने और ज्योति सिहाग ने, दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर आयोजित की गई है सैन्य प्रतियोगिता? तो आर्मेनिया के येरेवन के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये हमने पहले भी पढ़ा था। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है अल्बानिया के तिराना के अंदर आयोजित की गई थी और इसके अंदर जो है भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक जो है चिराग चिंकारा ने पुरुषों में दिलाया और इसके साथ ही अमन सहरावत और रितिका हुड्डा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय पहलवान बने हैं। तो इन पहलवान का नाम ध्यान रखिएगा, चिराग चिराग चिंकारा। ठीक है, चिराग चिंकारा कौन है? तो पहलवान है, रेसलर हैं और अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। अल्बानिया में ये प्ले किया गया था और देखिए यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम देखिए, अमन सहरावत, एक तो थी दीपिका सहरावत। तो दीपिका सहरावत किससे संबंधित है? तो वो हॉकी से संबंधित है। अमन सहरावत किससे संबंधित है? तो ये रेसलिंग से संबंधित है। रितिका हुड्डा रेसलिंग से संबंधित है। इन खिलाड़ियों के नाम देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारे कम से कम 8 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछते हैं और वो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए स्क्वैश के अंदर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में देखिए WUTT फीडर काराकास टेबल टेनिस टूर्नामेंट, तो इसमें भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला के WTT फीडर काराकास टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने कृत्विका रॉय के साथ मिश्रित युगल खिताब भी जीता है। तो कृत्विका रॉय और जो है हरमीत देसाई, दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? टीटी से, यानी टेबल टेनिस से ये संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है? और इन्होंने जो है अभी ये जो है WUTT फीडर काराकास टेबल टेनिस जो टूर्नामेंट है इसको जीता है।
तो ये दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक का नाम है हरमीत देसाई, दूसरा है कृत्विका रॉय। तो खिलाड़ियों के नाम पर विशेष हमको जो है वो यहाँ पर फ़ोकस रखना है। फिर देखिए फ़ॉर्मूला 1 रेस, ये इम्पोर्टेंट है। रेड बुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन वर्ष 2024 के फ़ॉर्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन चैंपियन लगातार चौथे वर्ष इन्होंने ये खिताब जीता है। नीदरलैंड्स के फ़ॉर्मूला 1 चालक हैं मैक्स वेस्टपर्सन, और लगातार चौथे वर्ष जो है फ़ॉर्मूला 1 रेसों का विश्व चैंपियन ये जो है वो बने हैं, लगातार चौथे वर्ष, ठीक है? लगातार, और नीदरलैंड्स के ये हैं, और इन्होंने ये खिताब जो है वो जीता है। फिर देखिए नेक्स्ट है मिसलेनियस गेम्स हैं। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप जो है, तो देखिए ये जो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन, क्योंकि ये राष्ट्रीय है, तो ये हमारे देश के अंदर नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में। और इसको जो है पश्चिम बंगाल के तैराकों ने जो है इस चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग में कुल इतने पदक जीत करके, इतना पूरा याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये फिन स्विमिंग चैंपियनशिप थी और ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, और इसको जो है पश्चिम बंगाल ने जो है इसको जीता है, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट इसके अंदर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हालाँकि ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था फिन स्विमिंग वाला, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फिर देखिए एशियाई यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में जोगा पूर्ति ने रजत पदक जीता है। इतना ही नाम ध्यान रखना है, जोगा पूर्ति जो है क्लाइंबिंग से रिलेटेड है। एशियाई यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत की जोगा पूर्ति ने महिला की अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में रजत पदक यहाँ पर जीता है। हालांकि यहाँ तो स्वर्ण वगैरह भी दे रखे हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, जोगा पूर्ति का, क्लाइंबिंग से ये रिलेटेड है। फिर देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को शीर्ष स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है नई दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल महासंघ के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है इसका आयोजन किया जाता है, और भारत ने इसमें 26 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को। और इसमें हाँ, एक व्यक्तिगत स्वर्ण के लिए एक नाम ध्यान रखिएगा, भवतेग सिंह गिल। भवतेग सिंह गिल जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और इस प्रतियोगिता में भारत का एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है इन्होंने भारत को दिलाया है। तो ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बात है। भवतेग सिंह गिल जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो शूटिंग से संबंधित हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत पदक जो है वो जीता है भारत के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट है एशिया पिकल बॉल गेम्स। अब देखिए इसके अंदर तो काफ़ी सारी खिलाड़ियों के नाम है, इतने तो अपने को याद भी नहीं रहेंगे। अपने को ध्यान क्या रखना है, ये पिकल बॉल क्या होता है? तो पुकल पिकल बॉल जो होता है उसके अंदर टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस के सभी तत्वों को मिलाकर के इसको खेला जाता है। इसे एक पेडल और छेदों वाली प्लास्टिक की गेंद के साथ खेला जाता है, जो बैडमिंटन कोर्ट के समान एक कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये थोड़ा-सा पिकल बॉल के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये किस प्रकार का खेल होता है। तो इसमें सारे जो बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस होते हैं, इनके सभी तत्व जो है वो मिश्रित होते हैं। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लेयर इन न्यूज़ का क्या है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, और इनको जो है मनिका बत्रा ने फ्रांस में WTT चैंपियंस मोंटेपेलियर 2024 के टूर्नामेंट टूर्नामेंट में भारतीय टेबल टेनिस में इतिहास रचा है, और मनिका जो है इसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो बन गई हैं। हालांकि आगे हार गई, लेकिन ये क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। लेकिन अपने को नाम ध्यान रखना है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। फिर देखिए वन लाइनर्स पे आते हैं। आईसीसी द्वारा 26 नवंबर को जो ताज़ा रैंकिंग टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ये भारतीय बॉलर हैं। 14 ओलंपिक पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल तैराक, जिसने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका नाम है एमा एमा मैकियोन। तो ये क्या है, तैराक हैं, थोड़ा-सा नाम ध्यान रखेंगे। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता भारतीय एथलीट जिसने जापान के हेचिओजी लंबी दूरी की दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, तो गुलवीर सिंह है। गुलवीर सिंह किससे संबंधित है? तो भारतीय एथलीट एथलीट हैं, और जो है वो अ, स्प्रिंटर हैं ये। तो ये थोड़ा-सा अपने को नाम ध्यान रखना है। फिर देखिए आईसीसी पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हार्दिक पांड्या ने हासिल किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो बिहार के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। फिर देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान जिन्होंने सॉरी आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया, तो मिताली राज को नियुक्त किया है। फिर यहाँ देखिए भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी स्क्वैश व्हाइट ऑक्स कप के फाइनल में कनाडा के एस एल्टार्गमैन को हरा करके खिताब जीता है। तो स्क्वैश खिलाड़ी है, स्क्वैश खिलाड़ी का नाम ध्यान रखना है, वीर चोटरानी। वीर चोटरानी क्या है? तो स्क्वैश खिलाड़ी हैं, नाम ध्यान रखना है। जोगा पूर्ति कौन है? तो ये क्लाइंबिंग के खिलाड़ी हैं, इनका नाम ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पे कोस्टा रिका में कोलंबिया के स्क्वैश खिलाड़ी रोनाल्ड पालोमिनी ने किसे पराजित करके ओपन ये
MACC कोस्टा रिका ओपन जो है वो जीता है। तो ये जो है वीर चोटरानी जो है इनको हरा करके जीता है। स्क्वैश प्लेयर है, इतना नाम आप ध्यान रखिएगा। कप वगैरह नहीं भी ध्यान रखें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन खिलाड़ी का नाम हमें पता होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी किसे सौंपी गई है? तो ये जो है महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 किसको दिया गया है? ब्राज़ील को दिया गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इतनी चीज़ें काम की थी जो हमने पूरी पढ़ ली है स्पोर्ट्स में। अच्छी तरीके से आप इसका 1 से 2 बार 3 बार जो है रिवीज़न कीजिएगा, ताकि आपको सभी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी। खिलाड़ियों के नामों पर विशेष ध्यान रखिएगा और जो गेम्स जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं उसको अच्छी तरीके से आपको रिवाइज़ करना है। अब हम लास्ट पड़ाव पे आते हैं जो कि हमारा मिसलेनियस सेक्शन है, जिसके के अंदर हम नियुक्तियाँ, कुछ अभ्यास हुए हैं या कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई है, उन सबको जो है वो पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपना फर्स्ट जो है इसमें नियुक्तियों से संबंधित है। के संजय मूर्ति जो है भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। तो ये हमारे जो है नियंत्रक महालेखाकार बने हैं के संजय मूर्ति, नाम ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 148 संविधान का जो है वो इनसे संबंधित सीएजी से संबंधित प्रावधान करता है और इस पे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी आया आर्टिकल मैच करवाने वाला 2023 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 148 जो है इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और सीएजी है क्योंकि एक जो है संवैधानिक पोस्ट है, तो उसका बाकायदा जो है संविधान में उल्लेख है। इनका कार्यकाल जो है 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। फिर देखिए हर्षवर्धन अग्रवाल ये फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फिक्की क्या है? तो ये जो उद्योग निकाय है उसमें उसका सबसे बड़ा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए भारत जो है आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका अध्यक्ष जो है इसको नियुक्त किया गया है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा आईएसए का अध्यक्ष अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए यहाँ आइए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पे हरिणी अमरसूरिया जो है वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री यहाँ पर अपॉइंट की गई हैं। अ, श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं और ये बनने वाली जो है तीसरी महिला हैं यहाँ पर और 16वें प्रधानमंत्री के रूप में तो इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, लेकिन महिला के रूप में ये तीसरी महिला हैं। तो नाम ध्यान रखना है अपने को क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ओबीच्युरीज पे चलते हैं। मशहूर सारंगी वादक है पंडित राम नारायण, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये किससे संबंधित थे? तो आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछ लेंगे, सारंगी से संबंधित थे और इनका जो है राजस्थान के उदयपुर के पास आमेर नामक गाँव में इनका जो है वो जन्म हुआ था। हमारे राजस्थान से संबंधित है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण यानी कि भारत रत्न को छोड़ कर के सारे पुरस्कार जो हैं इनको दिए गए हैं। उसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश के द्वारा कालिदास सम्मान ये भी इनको दिया गया है। और इन्होंने जो है पंडित रामनारायण सारंगी के संग नामक फ़िल्म भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई थी। उनकी जीवनी पे ये फ़िल्म आधारित थी, तो इनका नाम अपने को ध्यान रखना है। फिर देखिए इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए हरिंदर सिंह सोढी, एचएस सोढी जिनको कहा जाता है, भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी रहे हैं और पोलो जगत में बिल्ली सोढी के नाम से भी जो है वो लोकप्रिय थे और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया था और इतनी इम्पोर्टेंट बात है। फिर देखिए शारदा सिन्हा, ये बिहार की कोकिला के नाम से जानी जाती है और छठ पूजा के जो गाने हैं वो इन्होंने काफ़ी सारे लिखे हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण से ये सम्मानित रही हैं। नाम आप ध्यान रखिएगा, थोड़ी-सी उपलब्धियाँ आपको ध्यान रहे। फिर विवेक देवरॉय, इनके बारे में आप जानते हैं कि जो एक कमिटी थी जिसने कि रेलवे और ये बजट को एक करने की बात कही थी। तो ये अर्थशास्त्री रहे हैं और क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं और यह एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लेखक थे। भारत की आर्थिक नीति अनुसंधान में अपने व्यापक योगदान दिया इन्होंने। पद्मश्री से सम्मानित थे। इनका थोड़ा नाम आप जो है वो ध्यान रखिएगा, विवेक देवरॉय। विवेक देवराय समिति आप पढ़ते ही हैं। फिर देखिए न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी, ये तो आपको पता है राइट टू प्राइवेसी उससे संबंधित रहे हैं। इनका काफ़ी अच्छा जजमेंट रहा है इसमें। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के तहत ये एक मौलिक अधिकार जो है वो माना गया है। तो ये नाम आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। फिर देखिए नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति देखिए पंजाबी गायक है शुभ, इनको संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल जलवायु ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। तो इतना ही ध्यान रखना है, इसमें तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सोनू सूद और ये सब काम के नहीं। नेक्स्ट देखिए चर्चित स्थल, असम के करीमगंज का नाम बदल करके श्री भूमि रखा गया है। ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है उसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया गया है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। फिर दिवस पे चलते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देखिए ये जो शिक्षक दिवस आता है हमारा राष्ट्रीय, वो तो 5 सितंबर को आता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है।
तो ये जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है और मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में को जो है ये मनाया जाता है। मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस बार ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। जनजातीय गौरव दिवस तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जो है इसको मनाया जाता है गौरव दिवस के रूप में। गुरु नानक जी की जयंती 15 नवंबर को। ये सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं और हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इनकी जो जयंती है वो जन्म दिवस को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है जिसको गुरु पूरब भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ध्यान रखिएगा 16 नवंबर। फिर और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। शौचालय शांति के लिए एक स्थान, ये इसका जो है वो थीम था। फिर विश्व बाल दिवस, अच्छा, राष्ट्रीय बाल दिवस कब आता है? 14 नवंबर को आता है और विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को आता है। तो ये थोड़ी-सी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस ये 25 नवंबर को आता है। इस पे मेरा एक लेख भी है जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ सकते हैं। संविधान दिवस कब आता है? 26 नवंबर को आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है, ये हो गया इसमें, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर एक चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं। रतन टाटा अ लाइफ, ये किसकी किताब है? तो थॉमस मैथ्यू की है, थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट, ये किसकी किताब है? द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट, रामचंद्र गुहा की है और ये हिस्ट्री के अंदर एक अच्छे हस्ताक्षर हैं, लेखक हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा कि इनकी रामचंद्र गुहा की नई किताब है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कुछ ऑपरेशन अभियान के बारे में देखते हैं। अब देखिए अभियान में सबसे पहला है बाल विवाह मुक्त अभियान। बाल विवाह को रोकने के लिए जो हमारे केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया है 27 नवंबर से पूरे देश के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2047 तक का जो हमारा विज़न है, 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 2047 तक का जो विकसित भारत का विज़न दिया जा रहा है बार-बार, वहाँ तक इन्होंने कहा है कि भई हम जो है बाल विवाह से अपने देश को मुक्त कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए हैशटैग अब कोई बहाना नहीं अभियान को स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य भी क्या है? तो जनता, सरकार और प्रमुख हितधारकों से लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई योग्य कदम उठाना। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, अब कोई बहाना नहीं, ये किससे संबंधित है? तो लिंग आधारित जो हिंसा होती है, उसको जो है वो खत्म करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अ, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है सी विजिल 24 का चौथा संस्करण भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास है। सी विजिल इसका स्टार्ट किया गया है। तो सी विजिल का मतलब सेम वही है कि जो पेट्रोलिंग होती है उससे संबंधित ये अभियान है, इतना कोई विशेष नहीं है। फिर संयुक्त विमोचन देखिए यहाँ पर अहमदाबाद और भारतीय सेना ने 18 से 19 नवंबर को अहमदाबाद और पोरबंदर में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो ये संयुक्त विमोचन क्या है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए जो है एक अभ्यास किया गया है भारतीय सेना के द्वारा जिसका नाम क्या है? संयुक्त विमोचन। उद्देश्य वही है, प्राकृतिक आपदा के लिए भारत तत्पर रहे उसके लिए अभ्यास ये किया गया है। फिर पहला अंतरिक्ष अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है तो रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसियों ने इसको जो है वो मतलब ये अंतरिक्ष अभ्यास जो है इसका आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं की बेहतर समझ प्रदान करना और जो हितधारक हैं, उनके बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रक्रिया से संबंधित निर्भरता की समझ जो है वो विकसित करना इसका लक्ष्य है। तो ये थोड़ा-सा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए भारत अमेरिका के बीच में जो सेनाएँ हैं उनके बीच में अभ्यास हुआ है, उस अभ्यास का नाम है वज्र प्रहार और अमेरिका के इडाहो के अंदर इसको जो है वो आयोजित किया गया है। जो लास्ट अभ्यास था, जो कि 20वां इसका, देखिए दोनों देशों के बीच वज्र प्रहार अभ्यास जो है, ये इसका 15वां संस्करण था। इससे पहले 2010 में भारत में ये संपन्न हुआ था, जबकि पिछला जो 14th जो संस्करण है, वो भारत के मेघालय के अंदर, उमरोई के अंदर आयोजित किया गया और अभी जो अभ्यास है, ये अमेरिका के इडाहो में आयोजित किया गया। इम्पोर्टेंट बात है, अभ्यास वज्र प्रहार आपसे पूछ ले तो ये भारत और अमेरिका के बीच में है, इडाहो अमेरिका में आयोजित किया गया। पिछला अभ्यास कहाँ किया गया था? तो भारत के अंदर आयोजित किया गया था, मेघालय के अंदर, ठीक है? फिर देखिए गरुड़ शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में संयुक्त सेनाओं का अभ्यास है और इसको जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर जो है वो संचालित किया गया। फिर नेक्स्ट देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास किया गया और पुणे के अंदर इसको आयोजित किया गया है। बस इतनी बात इसमें ध्यान रखने वाली है।
विनबैक्स जो है ये किसके बीच में हुआ? तो विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसको भारत में अम्बाला के अंदर जो है वो आयोजित किया गया है। तो इस सैन्य अभ्यासों के नाम ध्यान रखिएगा। अभ्यास कौन-कौन से? वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में, गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और फिर ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, विनबैक्स जो है वो वियतनाम और भारत के बीच में आयोजित किए गए हैं। 3 से 4 बार आप जब पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे पढ़ें, बार-बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का वैश्विक सहकारी सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है और 130 वर्ष में पहली बार इसका आयोजन जो है वो किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर जो है, भारत मंडपम क्या है, यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल कुछ सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस होती है तो उसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाता है। तो इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। आयोजनकर्ता ऐसी है भारत भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं, अमूल और कृषि कृषकों ने भी इसमें सहयोग किया। इतनी इम्पोर्टेंट छोड़िए, इतनी बातें इतने काम की नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 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 क्या है? हाँ, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो 2025 में जो है इसका शुभारंभ किया है और सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। इसका ये जो है वो सब्जेक्ट रहा है, विषय वस्तु रही है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। फिर यहाँ ये किसी भी चीज़ की ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर जो इसका आयोजन किया गया। उसके अलावा जो ये सम्मेलन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर योजनाओं पे चलते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, इसका क्या उद्देश्य है? 6 नवंबर को इसको प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य है छात्रों को संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्रदान करना। ठीक है? तो इसमें जो उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र हैं उनको गारंटी मुक्त ऋण जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। तो नाम ध्यान रखिएगा, विद्या लक्ष्मी योजना। फिर है अमूल फाल्कन, ये अमूल फाल्कन बाज महोत्सव जो है इसका आयोजन मणिपुर में किया गया। और इसमें जो है प्रवास की लय, रिदम ऑफ माइग्रेशन पे इसको स्टार्ट, मतलब ये इसका वो थीम था। अच्छा, अमूर फाल्कन क्या है? तो अमीर फाल्कन जो है एक बर्ड है और ये साइबेरिया से जो है अफ्रीका की ओर प्रवास करता है, माइग्रेट करता है। साइबेरिया से होकर के हर साल जो है साइबेरिया से होकर के ये जाता है अफ्रीका की ओर। तो ये इम्पोर्टेंट है और भारत से ये जो है बीच में होकर के गुजरता है। तो अमूर फाल्कन बर्ड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मणिपुर के तामेंगलोंग जो है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। फिर ये देखिए बाली जात्रा कटक उत्सव 2024, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा के अंदर इसको आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में उड़ीसा में आयोजित किया जाता है बाली जात्रा को। तो ये सबसे बस यही काम की बात थी इसमें। फिर देखिए पोर्टल और ऐप्स के अंदर नो योर मेडिसिन ऐप, ये जो है डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट है, नो योर मेडिसिन का क्या मतलब है? तो खिलाड़ियों को ये पहले से ही जागरूक करने के लिए कि भाई कौन सी मेडिसिन ड्रग्स के अंदर आती है या जो है इसका सेवन जो है वो निषेध हो सकता है। तो नो योर मेडिसिन ऐप के थ्रू ये जाना जा सकता है। फिर देखिए विजन पोर्टल, इसको लॉन्च किया है। तो ये जो है विद्यार्थी नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को जो है वो बढ़ावा देना। तो इसका फुल फॉर्म देखिए, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए भूनीर पोर्टल, ये जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने भारत जल सप्ताह के समापन समारोह के टाइम इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भूमि का जो जल है, भूजल, ग्राउंड वाटर जो है उसके उपयोग में पारदर्शिता लाएंगे, दक्षता लाएंगे, स्थिरता लाएंगे, ये सब हम उसमें सुनिश्चित करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या क्या है? फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर वन लाइनर्स देखते हैं। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, ये किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध आरोपों का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सोचेंगे शायद रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसराइल के जो हैं प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ जो है इसको जो है वो वारंट जारी किया गया है। फिर देखिए देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किसने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक जो है वो लॉन्च किया है? तो हमारे यहाँ जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने जो है एआई डेटा बैंक जो है लॉन्च किया है।
देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया है? तो सोनीपत जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर संविधान संग्रहालय लॉन्च किया गया है। फिर देखिए 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बने हैं? 51वें बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 47वें बने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमको ध्यान रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ 9 नवंबर को जेवेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच नियुक्त किया है? तो इनके कोच है जॉन जेलेजी। हालाँकि ये तो कोई नहीं पूछेगा। फिर देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सलमान रश्दी के कौन से विवादात्मक उपन्यास को पर 36 वर्ष से लगा आयात जो है वो प्रतिबंधित किया है? जो सलमान रुश्दी है उनका एक नॉवल है जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेस। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस पे काफ़ी जगहों पर जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। तो अभी इस प्रतिबंध को खत्म किया गया है, लेकिन आप नाम ध्यान रखिएगा सलमान रुश्दी और उनका जो उपन्यास है उसका नाम है द सैटेनिक वर्सेस। फिर चुनाव आयोग ने किस क्रिकेटर को झारखंड विधानसभा के लिए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स ये हमारा मिसलेनियस यहाँ पे खत्म होता है। अब हम कुछ प्रश्न जो है वो कर लेते हैं यहाँ पर। जिन पे मैंने गोला लगाया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न पूछने की संभावना है, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम की एसएलबीएम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? हमने पढ़ा था के-4 का किया गया। 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे? तो लाओ पीडीओर में आयोजित की गई। और फिर देखिए यहाँ पर कालिदास अलंकरण से सम्मानित हस्तियों का कौन-सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पीआर दारोज जो है कला साहित्य, तो ये सम्मिलित इसमें नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए विश्व मत्स्य पालन दिवस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। भारतीय महिला टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बिहार के राजगीर में जो संपन्न हुई है का खिताब चीन को पराजित कर कौन सी बार जीता है? तो तीसरी बार जो है महिला टीम ने इसको जीता है। तो मैंने आपको बताया था 2016 में, 2023 के अंदर और जो है अभी 2024 के अंदर तीसरी बार ये जीता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में भारत कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में फर्स्ट पे है? तो 26 पदक जीते हैं। जलवायु परिवर्तन पर आधारित पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये हमने पढ़ा था। ये रामचंद्र गुहा की है। गरुड़ शक्ति किसके बीच में? भारत इंडोनेशिया के बीच में है। वंचित बच्चों के कौशल के लिए विज़न अभी हमने पढ़ा। फिर है भारत के संचार उपग्रह जीसैट 20 N20 को किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। दक्षिण श्री श्री रविशंकर को फिजी का पुरस्कार मिला है। फिर धुड़मारस गाँव छत्तीसगढ़ किस जिले में है? जहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के उन्नयन कार्यक्रम को स्टार्ट किया, बस्तर के अंदर है ये गाँव। छत्तीसगढ़ के बस्तर में है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, अभी मैंने बताया आपको 49th रैंक है भारत की और इसमें अमेरिका की जो है इसमें जो है वो टॉप पोजीशन है। फिर है फिलिप नायस किस देश के फिल्म निर्माता हैं जिन्हें 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? ये जो फिलिप हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तो छोड़िए इसको। रियो डी जेनेरियो में किस देश का शहर है जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ब्राज़ील जो है वहाँ पर आयोजित किया गया है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी मैगज़ीन, ये पूरी मैगज़ीन हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाएँगी। रिवीज़न करते रहिएगा बार-बार और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हमारी कुछ मैगज़ीन जो अधूरी हैं, जैसे अगस्त वाली मैगज़ीन है, जुलाई वाली है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।